गुड इवनिंग सर। एक बार बताएंगे भाई, स्क्रीन विजिबल है? यस 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 यस, ठीक है। हाँ, तो लास्ट क्वेश्चन हमने वोट्स वाले क्वेश्चन आई थिंक स्टार्ट किए थे ना, और ये लास्ट क्वेश्चन था जो आपको लास्ट टाइम मैंने एज अ होमवर्क दिया था। ठीक है, ट्राई किया होगा इतना। बाकी लोग जुड़ते हैं, एक बार मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक है, जरा देख लेना, एक बार चेक कर लेना कि आपने सेम किया था या नहीं किया था। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था जो मैंने आज होमवर्क दिया था। तो देखो इसमें दिया हुआ है, एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड। ठीक है, 20% वोटर्स डिड नॉट वोट। अब ये आपका 100 वाले मेथड से नहीं होगा क्वेश्चन, इसको आपको एक्स वाले मेथड से ही करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसका रीजन ये है क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि 600 वोट जो है डिक्लेयर्ड हो जाते हैं इनवैलिड, परसेंटेज की जगह वोट्स दिए हुए हैं, इसलिए आपको एक्स वाले से करना होगा इसे। तो हम क्या करेंगे, हम फिर से मान लेंगे टोटल वोट्स है हमारे एक्स, 20% तो वोट ही नहीं डले। तो 20% अगर वोट नहीं डले यानी 1/5 तो वोटिंग हुई नहीं, तो हुई कितनी 4/5, तो एक्स का 4/5 ये होगी हमारी वोटिंग। ठीक है, इतनी होगी हमारी वोटिंग। कहता है आउट ऑफ विच 600 वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड, इसमें से 600 इनवैलिड हो गए। तो ऑब्वियस सी बात है, वैलिड वोट निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसमें से 600 वोट माइनस करने पड़ेंगे। तो ये जो बड़े वाला ब्रैकेट है, अब ये आपका बन गया वैलिड वोट्स। ठीक है, और इस वैलिड वोट्स में से 75% तो मिले जीतने वाले को। तो देखो भाई, 75% जीतने वाले को, 25% हारने वाले को, तो इनका डिफरेंस कितना हो गया 50%। 50% मतलब 1/2। तो इसका 1/2 जो है ये हो गया आपका वोट्स का डिफरेंस। और वोट्स का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 1500 दिया हुआ है, तो ये बराबर हो जाएगा 1500 के। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा x इंटू 4/5 इज इक्वल्स टू, ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो होगा 3000, और ये 600 उधर जाके ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 3600। ठीक है, फिर कैंसिल कर लेंगे, 4 1 टाइम्स 9 टाइम्स 00 9। ठीक है, 4500, तो आपके टोटल वोट्स आ जाएंगे 4500। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर था 4500। 4500 आपके टोटल वोट्स हैं। ठीक है, तो आई थिंक यही आंसर आया होगा अगर आपने सॉल्व किया होगा। अगर नहीं आंसर आया तो आप अपनी गलती चेक कर सकते हो, कौन से स्टेप पे आपने मिस्टेक की। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर ऐसे वोट्स आ जाएंगे बीच में कि इतने वोट्स इनवैलिड हो गए, उस केस में आपको फिर एक्स वाले मेथड से ही करना है, 100 से आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि 100 हम लेट करते हैं और लेट की हुई चीज में से हम एग्जैक्ट वैल्यू कभी भी माइनस नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो इसीलिए आप ये ध्यान रखना है, आप परसेंटेज में से माइनस कर सकते हैं बट एग्जैक्ट वैल्यू में से आप माइनस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उसकी वजह से आपको ध्यान रखना है कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है, फटाफट से वाई टाइप करेंगे भाई। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था जो एज होमवर्क मैंने आपको दिया था। ऐसे ऑलमोस्ट आई थिंक हो गया होगा, क्योंकि आपने वो वाला एक इससे मिलता जुलता क्वेश्चन तो हमने किया ही था कि 120 रुपए डोनेट कर देता है, तो लगभग वही कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो ज्यादा चांसेस है हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो मैंने सॉल्व कर दिया, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, हो जाएगा। ठीक है, वाई वाई वाई। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है एक्चुअल में आप इसको बोल सकते हो ये आपका वेन डायग्राम से भी रिलेटेड है और परसेंटेज से भी रिलेटेड है। ठीक है, तो मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूँ इसी में परसेंटेज में, और कुछ क्वेश्चन जब मैं आपको रीजनिंग का टॉपिक पढ़ाऊंगा वेन डायग्राम, तब इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको फिर से करा दूंगा। ठीक है, तो इसमें अभी हम थोड़ा बेसिक टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें हम 3 वाले भी कर लेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा सेट थ्योरी जैसा है, जैसा आप सेट थ्योरी अगर आपने पढ़ा होगा तो। ठीक है, बाकी यहाँ पे हमें सेट थ्योरी की जरूरत नहीं है, मैं आपको 1 या 2 फॉर्मूले बता रहा हूँ, आप उससे भी कर सकते हो, आप डायग्राम की हेल्प से भी इसको कर सकते हो। ठीक है ना, तो अभी चलते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस पे, समझते हैं इनका क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और आज आपका परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ 2 ही कॉन्सेप्ट बचे हैं परसेंटेज में, एक जो मैं आप करा रहा हूँ, एक इसके बाद एक टाइप और है क्वेश्चन की वो। ठीक है, तो आज कुल मिला के 5 से 6 ही क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, तो आपका खत्म हो जाएगा, जैसे ही परसेंटेज टॉपिक खत्म हो जाएगा आज हम क्लास वहीं खत्म कर देंगे, मतलब नेक्स्ट टॉपिक मैं नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, ये वाली मैं पीपीटी और जो इसकी असाइनमेंट है परसेंटेज की, मैं सर के साथ शेयर कर दूंगा, वैसे मैंने कर दिया दिन में ही,
तो वो अपलोड कर देंगे कल तक, ठीक है, आज रात तक कर देंगे, कल तक अपलोड कर देंगे, तो आप वो असाइनमेंट कर लेना, ठीक है। इस ये पीपीटी के सारे क्वेश्चन मैंने पीपीटी भी एज पीडीएफ बना के सर को दे दी है, ठीक है ना, तो आपके पास क्वेश्चन भी रह जाएंगे और असाइनमेंट भी आ जाएगी, तो आप वो ट्राई कर लेना, ठीक है। आज हमारा परसेंटेज पूरा हो जाएगा, ठीक है भाई। अब देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा, देखो बोला इन अ क्लास ऑफ 60 चिल्ड्रन, टोटल 60 चिल्ड्रन है क्लास में, 30% चिल्ड्रन कैन स्पीक ओनली इंग्लिश, मतलब 30% ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, 20% ओनली हिंदी, 20% ऐसे हैं जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं, एंड रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेज, जो बचे हुए बच्चे हैं वो दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं। आपको बताना है हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन स्पीक हिंदी। अब ध्यान से सुनने वाली बात यहाँ पे ये है, उसने बोला हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन स्पीक हिंदी, आपको बताना है कितने लोग हिंदी बोल सकते हैं, ओनली हिंदी नहीं, हिंदी बोल सकते हैं। मतलब जब भी ऐसा लिखा हो हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन स्पीक हिंदी, तो इसका मतलब है वो हिंदी भी बोल सकते हैं और इंग्लिश भी बोल सकते हैं, या सिर्फ हिंदी वाले भी हो सकते हैं। तो इसको करने का सिंपल सा तरीका है, देखो सिंपल सा तरीका ये है, आपको बोले 30% सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, तो मेरे ख्याल से 60 का 30% सभी निकाल लेंगे, 60 का 10% 6 होगा, 30% निकालेंगे तो 18 आ जाएगा, तो 60 का अगर हम निकालेंगे 30%, तो ये आ जाएंगे 18 बच्चे, ये हैं ओनली इंग्लिश वाले, ठीक है, ये बच्चे हो गए आपके ओनली इंग्लिश वाले, ठीक है। 20% सिर्फ हिंदी है, तो 60 का ही अगर आप 20% निकालोगे तो वो हो जाएगा 12 आ गया आपका ओनली हिंदी, ठीक है भाई। अब उसने बोला रेस्ट, रेस्ट का मतलब क्या, देखो 30% ये हो गए, 20% ये हो गए, ये हो गया 50%, तो बचे हुए 50%, 60 का 50%, ठीक है। देखो 30% सिर्फ इंग्लिश वाले हैं, 20% सिर्फ हिंदी वाले हैं, तो 30 और 20 50, 100 में से 50 तो ये निकल गए, तो बचे हुए जो 50% है वो दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं, तो 60 का 50% हो गया 30 कैन स्पीक बोथ, ठीक है, दोनों लैंग्वेज। अब क्वेश्चन में आपसे पूछे कितने बच्चे हैं जो हिंदी बोल सकते हैं, तो देखो ये जाहिर सी बात है, जब मैं आपसे बोल रहा हूँ हिंदी बोल सकते हैं, तो 12 बच्चे तो ऐसे हैं जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं, 30 बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं, तो उसने बोला ऐसे बच्चे बताओ जो हिंदी जानते हैं, हिंदी जानते हैं चाहे इंग्लिश भी जानते हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो टोटल बच्चे हो गए हमारे 42, तो 42 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो हिंदी बोल सकते हैं। अगर लिखा होता ओनली हिंदी तो ऑब्वियस सी बात है आंसर होता 12, बट ओनली हिंदी नहीं लिखा, उसने बोला कितने ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी जानते हैं, तो मतलब 12 ऐसे हैं जो सिर्फ हिंदी जानते हैं और 30 ऐसे हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों जानते हैं, तो टोटल 42 बच्चे हो गए जो हिंदी जानते हैं, ठीक है भाई, क्लियर हुआ। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें खास कुछ नहीं था, बस सिर्फ मेन कॉन्सेप्ट यही है कि आपको ध्यान रखना है ओनली वर्ड लिखा हुआ है या नहीं, ओनली में सिर्फ वही सब्जेक्ट की बात करेंगे, ठीक है, ओनली नहीं लिखा तो वो चाहिए उसके साथ कोई दूसरा भी आता होगा बच्चे को तो भी चलेगा, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ तो वाई टाइप करेंगे फटाफट से। चौधरी जी बोल रहे हैं रिपीट, रिपीट में देखो उसने बोला कि 60 बच्चों में से 30% सिर्फ इंग्लिश वाले हैं, तो सिर्फ इंग्लिश वाले 18 हो गए, ठीक है, और 20% सिर्फ हिंदी वाले हैं, तो 60 का 20% निकालिए, वो हो गए 12 बच्चे जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं। कहते हैं रेस्ट 30 और 20 50 हो गया, तो बचे हुए 50% लोग दोनों बोल सकते हैं, तो 60 का 50% हो गया, 30 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं। आपसे पूछा गया कितने बच्चे हिंदी जानते हैं, तो 12 सिर्फ हिंदी जानते हैं, 30 हिंदी इंग्लिश दोनों जानते हैं, तो टोटल 42 बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी जानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन एग्जाम 65% ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन मैथ्स, 48% पास्ड इन इंग्लिश एंड 30% पास्ड इन बोथ, हाउ मच ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूँ, इसको हम वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं और अपना सेट थ्योरी वाले से फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको फॉर्मूले से करा रहा हूँ, जब वेन डायग्राम टॉपिक बताऊंगा तो वहां वेन डायग्राम से भी बता दूंगा, वैसे फॉर्मूले से कर लो बहुत जल्दी हो जाता है। देखो आपको अगर बताना हो ए यूनियन बी, ठीक है, तो वो होता है ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, पढ़ा हुआ होगा आपने। ए यूनियन बी का मतलब होता है, यू का मतलब होता है और, या तो ए या बी मतलब, ठीक है, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों कॉमन।
तो इस क्वेश्चन में हमने यही लगाना है, हमें बताना है हाउ मच ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स। अब ध्यान से सुनो क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 65% स्टूडेंट पास हैं, तो हम पहले पास वाले बच्चे गिन लेते हैं, ठीक है। हम निकाल लेते ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब या तो बच्चे मैथ्स में पास हो या इंग्लिश में पास हो, कम से कम किसी एक में तो पास होने चाहिए। तो ऐसे बच्चे कितने होंगे, तो ऐसे होंगे मैथ प्लस इंग्लिश माइनस मैथ एंड इंग्लिश, ठीक है। अब देखो ये हम लगा देंगे, तो मैथ वाले कितने हैं 65, इंग्लिश में कितने पास हैं 48, दोनों में कितने पास हैं 30, ये माइनस करना है, ठीक है। तो 65 प्लस 48 माइनस 30 करोगे, ठीक है भाई। तो ये हो गया 8 5 13, 113 माइनस 30, 83। 83 बच्चे ऐसे हैं जो आपके पास हैं, ठीक है। 83% बच्चे ऐसे हैं जो आपके पास हैं। पास मतलब या तो मैथ में या इंग्लिश में या दोनों में, मतलब किसी एक में तो पास हैं। आपको ऐसे बच्चे बताने हैं जो दोनों में फेल हो। तो टोटल 100% में से अगर 83 पास हैं तो फेल कितने होंगे, ऑब्वियसली 100 में से माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 17%। तो 17 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में फेल होंगे, ठीक है। तो बेसिकली आपको करना क्या होता है इन क्वेश्चन में, आपको ए यूनियन बी निकाल के जो भी परसेंटेज आएगा वो 100 में से माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि आपको वो पास वाले दे के फेल वाले पूछेगा, या फेल वाले बच्चे का डाटा दे के पास वाले बच्चे पूछेगा, ठीक है। तो यही तो आपको बेसिकली करना क्या है, लास्ट में 100 में से माइनस करना है, क्योंकि ये जो आपने निकाले हैं 83% बच्चे आपके पास हैं मैथ में या इंग्लिश में। तो आपको बताना है कितने परसेंट बच्चे फेल हैं दोनों सब्जेक्ट में। तो उसके लिए क्या करोगे, पास वाली सारी कंडीशन माइनस कर दोगे 100 में से, ठीक है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया तो वाई टाइप करेंगे फटाफट से। बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना आपको, ए यूनियन बी, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, मतलब अलग अलग जो दिया होगा वो प्लस करना है और जो कॉमन होगा वो माइनस करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और करा रहा हूं इस पे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो फिर से इस बार दिया हुआ है इन एन एग्जाम 35% ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ्स। इस बार फेल्ड वाले दिए हुए हैं भाई, 25% इन इंग्लिश एंड 10% इन बोथ। तो हमें बताना है हाउ मच ऑफ द स्टूडेंट पास्ड। इस बार पास वाले निकालने, फेल का डाटा दिया हुआ है, तो मैथ प्लस इंग्लिश माइनस मैथ एंड इंग्लिश, ठीक है। ये हम सॉल्व कर लेंगे पहले। मैथ वाले हैं 35, इंग्लिश वाले हैं 25 माइनस फेल वाले हैं 10, ठीक है। तो ये हो गया 50%। तो 50% तो आपके फेल हैं। तो 100 में से अगर 50% फेल हैं तो पास भी कितने होंगे भाई, पास भी आपके 50% ही होंगे। तो आंसर आ गया आपका 50%, ठीक है। दिपिन और आर्यन, ठीक है 50, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, अलग अलग वाली वैल्यू ऐड कर देनी है, कॉमन वाली वैल्यू माइनस कर देनी है, जो भी डाटा आएगा उसको 100 में से माइनस करेंगे तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, कुछ ऐसा इसमें खास मुश्किल नहीं है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ तो फटाफट से वाई टाइप करेंगे। वाई 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 वाई। बाकी लोग ठीक है, मान के चल रहा हूं, चलो समझ में आ रहा है। यस का शॉर्टकट करा दिया, वाई है, वाई से कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है, इतना तो टाइप करना ही पड़ेगा। चलो अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, ठीक है। ये अच्छे से समझ लेना, क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन अगर आपने पहले नहीं किया हुआ तो आपसे सॉल्व नहीं होता है। प्रॉब्लम इसकी यही है क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता होता आपको, तो यहाँ थोड़ी सी जनरल नॉलेज भी आपको चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब समझ लो एक बार, क्वेश्चन सिर्फ एक लाइन का है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। बोल रहा है अ फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 90% वाटर, आफ्टर सम टाइम water remains 12% only. If now its weight is 50 kg, find original weight of fruit. ठीक है भाई। अब देखो भाई, क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ी सी एक बात समझो कि परसेंटेज काम कैसे करता है, ठीक है। अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा जो मैं कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं आपके पास ये 100 रुपए हैं, ठीक है भाई, मैंने बोला 100 रुपए का 10% कितना होगा, तो आपका आंसर आएगा 10 रुपए।
ठीक है। फिर मैंने बोला भाई 100 किलोग्राम का 10% कितना होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 10 किलो। ठीक है। फिर मैं बोल रहा हूं भाई 100 किलोग्राम में वाटर जो है वो 10% है, तो आप बोलोगे इसका मतलब 10 किलो क्या हो गया, वाटर हो गया। फिर मैं आपसे कहूं 100 किलोग्राम में 10% सॉल्ट है, तो 100 का जब आप 10% निकालोगे अगेन 10 आएगा, तो आप कहोगे सर 10 केजी सॉल्ट हो गया। ठीक है। तो यहां समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात थोड़ी सी ये है कि ये परसेंटेज जिस भी चीज का दिया होगा ना, उसी टर्म्स में आंसर आना शुरू हो जाता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 100 रुपए का 10%, तो आपने कहा सर 10 रुपए हो। फिर मैंने बोला 100 किलोग्राम का 10%, तो आ गया किलोग्राम, क्योंकि यहां मैं ये नहीं बता रहा कि परसेंटेज किस चीज का है, तो जो यूनिट है वही आपका आंसर आ रही है। ठीक है। लेकिन कई बार क्या होगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि 100 किलोग्राम में 10% वाटर है, तो जब भी आप 100 किलोग्राम का 10% कैलकुलेट करोगे, तो एक्चुअली में आप कैलकुलेट क्या करोगे, वाटर की क्वांटिटी। ठीक है। क्योंकि परसेंटेज किसकी टर्म्स में है, वाटर की टर्म्स में। तो भाई 100 किलोग्राम का जब मैं 10% निकाल रहा हूं, देखो आंसर सभी में 10 ही आ रहा है, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से ये साइड वाली चीज बदल जाती है। अगर मैं बोल रहा हूं कि 10% पानी है 100 में, तो आप कहोगे 10 पानी की वैल्यू हो गई। अगले ही पल मैंने बोल दिया 10% नमक सॉल्ट है 100 किलो में, तो ये जो 10 आंसर आया, अब ये किसका आ गया, सॉल्ट का आ गया। ठीक है। तो आपको थोड़ी सी बात समझ में आ रही है कि ये परसेंटेज जिसकी यूज की जाएगी उसी का आंसर आएगा। ठीक है। ये बात आपको समझ आ रही है, समझ आ रही है तो वाई टाइप करेंगे फटाफट से। अगर मैं बोल रहा हूँ 10% पानी है, तो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो पानी की आएगी। अगर मैं बोल रहा हूँ 10% सॉल्ट है, तो 100 का जो आप 10% निकालोगे वो सॉल्ट की वैल्यू आएगी। ठीक है। क्लियर। बस अब यही कॉन्सेप्ट हमें इसमें यूज करना है। तो ये तो था पहला कॉन्सेप्ट। अब आती है बात भाई सेकंड कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट के लिए आपकी थोड़ी जनरल नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। देखो सिंपल सी एक बात है, मैं आपको बोल रहा हूं, आप एक एग्जांपल ले लो ऑरेंज का, संतरे का। ठीक है। संतरे का जूस निकलते सबने देखा है। ठीक है। संतरे के अंदर क्या होता है, जब उसको निचोड़ा जाता है मशीन के अंदर, तो वो पल्प, जो उसका पल्प होता है, फाइबर वाला पार्ट है ना, जो मशीन में ही रह जाता है। ठीक है ना, एक तो वो पार्ट होता है उसके अंदर। दूसरा पार्ट होता है उसके अंदर वाटर का कंटेंट, पानी, जो आप रस की फॉर्म में पी जाते हो, जिसे हम जूस बोलते हैं। ठीक है ना। तो किसी भी फ्रूट के अंदर बेसिकली दो चीजें होती है, वैसे तो बीज भी होता है उसमें, लेकिन मोस्टली जो बात है वो दो चीजें होती है। ठीक है। अब दो चीजों में क्या होता है, या तो उसके अंदर पल्प होगा, ठीक है, और या उसके अंदर वाटर कंटेंट होगा। तो अब आपको ध्यान से ये समझना है कि जो फ्रूट होता है, अगर वो फ्रेश है या बासी है, ठीक है, दोनों में जो पल्प है, जो फाइबर वाला पार्ट है, वो हमेशा सेम रहता है। तो उसमें जो चेंज आता है ना फ्रूट में, वो आता है उसके वाटर कंटेंट की वजह से। जब कोई फ्रूट बिल्कुल फ्रेश होता है तो थोड़ा भारी होता है, ठीक है। जैसे ही फ्रूट थोड़ा बासी हो जाता है, पुराना हो जाता है, थोड़ा हल्का हो जाता है। और ऑब्वियसली आपने देखा होगा ताजे फ्रूट का रस ज्यादा निकलता है, सूखे हुए फ्रूट का रस थोड़ा कम निकलता है। वो इसीलिए क्योंकि उसके अंदर वाटर की मात्रा कम हो जाती है। लेकिन जो उसका पल्प पार्ट होता है, फाइबर वाला पार्ट होता है, वो हमेशा बराबर रहता है। तो ये है जनरल नॉलेज की बात। तो इन सभी टाइप ऑफ क्वेश्चंस में, जिसमें भी ये वर्ड इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग पल्प के वेट को इक्वल करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं चाहे फ्रूट फ्रेश हो चाहे बासी हो, दोनों में जो पल्प का वेट है फाइबर वाले पार्ट का, वो हमेशा बराबर रहेगा। जो फ्रूट का वेट चेंज होता है वो वाटर कंटेंट की वजह से चेंज होता है। ठीक है। अब मैं समझाता हूं इस क्वेश्चन को करना कैसे है। तो अब आपको करना क्या है, आपको करना ये है, या तो वो आपको फ्रेश फ्रूट का वेट दे देगा, ड्राई फ्रूट का वेट पूछेगा, या ड्राई फ्रूट का वेट दे देगा और फ्रेश फ्रूट का वेट पूछेगा। ठीक है। तो अब ये बोल रहा है फ्रेश फ्रूट कंटेन्स दिस मच, आफ्टर सम टाइम्स रिमेन्स दिस मच, नाउ इट्स वेट इज, यानी सूखे हुए फ्रूट का वेट दिया हुआ है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है फ्रेश इक्वल्स टू ड्राई, आपको दोनों को इक्वेट करना है, और दोनों में इक्वेट क्या करना है, वेट इक्वेट करना है पल्प का। ठीक है। अब पल्प का वेट कैसे इक्वेट होगा, ध्यान से सुनिए। वो बोल रहा है फ्रेश फ्रूट में 90% वाटर है। भाई देखो, अगर 90% वाटर है
तो पल्प कितना हो गया 10%, क्योंकि टोटल तो 100% होता है, ठीक है ना। फिर कह रहा है आफ्टर सम टाइम वाटर रिमेन्स 12% ओनली, कुछ समय के बाद पानी 90% की जगह सिर्फ 12% रह जाता है। तो 100 में से पल्प कितना हो गया 88% हो गया, ठीक है। देखो परसेंटेज तो अलग आएगी, ठीक है ना, क्योंकि पानी सूख गया है 100 में से, लेकिन पल्प उतना ही रहेगा। अब वो उतना हम करेंगे कैसे, वो ध्यान से सुनो। तो हमें क्या करना है, हमें वाटर को नहीं लेना है, हमें पल्प को इक्वेट करना है, ठीक है। अब पल्प का वेट कैसे निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है, मान लो अगर मैं बोलूं कि पहले फ्रूट का वेट है 100 किलो, तो मैं बोल रहा हूं 100 किलो में से 10% पल्प है, तो कैसे निकालोगे, ऑब्वियस सी बात है ऐसे निकालोगे, 100 किलो का 10% निकालोगे जो पल्प होगा। फिर मैं बोल रहा हूं बाद में फ्रूट का वजन मान लो 80 किलो रह गया, और मैं बोल रहा हूं 80 किलो में पल्प की वैल्यू 88%, तो 88% कैसे निकालोगे, ऑब्वियसली यही करोगे ना, 80 का 88% ये पल्प होगा। तो हमें इन दोनों को ही इक्वेट करना है, ठीक है, फ्रेश और ड्राई में। अब देखो फ्रेश फ्रूट का वेट नहीं दिया हुआ, तो मैं मान लेता हूं फ्रेश फ्रूट का वेट है Wkg, तो W का फ्रेश फ्रूट में पल्प कितना है 10%, W का 10% बराबर होगा ड्राई फ्रूट का वेट दिया हुआ है 50 kg, 50 kg के 88% के, ठीक है भाई। देखो परसेंटेज सेम नहीं आएगी, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, लेकिन टोटल वैल्यू सेम होगी, मतलब W का 10% बराबर होगा 50 किलो के 88% के, ठीक है। ये पल्प का वेट है जो हमने इक्वेट किया। अब परसेंटेज दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, सो आंसर आ जाएगा 88 इंटू 5 यानी 440 किलो। तो इसका आंसर आएगा 440 किलो। यानी शुरुआत में जो फ्रेश फ्रूट था उसका वेट कितना था 440 kg, ठीक है। बाद में उसका वेट कितना रह गया सिर्फ 50 किलो। अब देखो 440 kg का 10% निकालोगे 44 आएगा, और 50 kg का 88% निकालोगे वो भी 440 ही आएगा एक तरह से, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो वो इक्वल हो जाएगा, बेसिकली बात ये है, ठीक है। क्लियर हुआ। देखो सिंपल सी बात क्या है, आपको क्या करना है, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इसमें दिया होगी दो चीजें, आपको वाटर कंटेंट दिया होगा, तो आपको वाटर कंटेंट के साथ साथ पल्प का कंटेंट निकाल लेना है परसेंटेज में, ठीक है। अब जनरल नॉलेज ये कहती है कि भैया जो फ्रूट है ना उसका जो वेट में चेंज आता है, वो चेंज आता है आपके उसके वाटर कंटेंट के कारण। जब पानी सूख जाता है तो फ्रूट हल्का हो जाता है, इसका मतलब जो उसके अंदर का फाइबर पार्ट है, पल्प पार्ट है, वो इक्वल रहता है। तो हमें क्या करना है क्वेश्चन में, हमें फ्रेश और ड्राई को बराबर करना है। तो हमें क्या करना है, फ्रेश फ्रूट का जो भी वेट होगा उसका पल्प परसेंटेज बराबर कर देंगे ड्राई फ्रूट का जो भी वेट होगा उसके पल्प परसेंटेज के बराबर। तो वहां से दोनों में से एक वेट आपको दिया होगा, या तो फ्रेश फ्रूट का वेट गिवन होगा तो ड्राई का आ जाएगा, अगर ड्राई फ्रूट का वेट गिवन होगा तो फ्रेश का आ जाएगा, इक्वेट कर दोगे और आंसर निकाल लोगे, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है तो वाई टाइप कर देंगे भाई फटाफट से, ठीक है। बेसिकली काम आपका इतना ही है, सिर्फ एक लाइन का ही क्वेश्चन है ये, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया, फटाफट से वाई टाइप करेंगे भाई, क्लियर है तो जल्दी से वाई 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 वाई, ठीक है। अभी दो एक और क्वेश्चन इस पे कराऊंगा मैं, तो और क्लैरिटी आपको आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में आपको दिया हुआ है सेम काइंड का क्वेश्चन है, बस इस बार बोला गया 20 kg ऑफ फ्रेश वाटरमेलन कंटेन्स 96% वाटर, आफ्टर सम टाइम्स वाटर रिमेन 95%, फाइंड द प्रेजेंट वेट ऑफ वाटरमेलन, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है भाई कि 20 किलो वाटरमेलन है, यानी अभी फ्रेश फ्रूट का आपको वेट दिया हुआ है, ठीक है। दोबारा से हम लगाएंगे फ्रेश इक्वल्स टू ड्राई, तो आपको दिया क्या हुआ है 20 किलो वाटरमेलन, यानी फिलहाल ताजे फ्रूट का वेट दिया हुआ है इनटू में, और ड्राई फ्रूट का वेट आपको निकालना है। अब हम परसेंटेज को इक्वेट करेंगे, बोलते हैं 96% तो वाटर है, तो भाई अगर 96% वाटर है तो 4% पल्प बचा। सेकंड कंडीशन में 95% वाटर है तो पल्प कितना बचा 5% बचा। आपको वाटर नहीं लेना है, पल्प लेना है। तो शुरुआत में कितना केजी वाटरमेलन था 20, तो 20 किलो का 4% बराबर प्रेजेंट वेट निकालना, यानी सूखने के बाद वाला वेट, तो W का 5% ये बराबर होगा, तो 5 1 जार 4 जार, आंसर आ गया 16 kg। तो सूखे हुए फल का वेट कितना आ जाएगा 16 kg,
ठीक है। अब देखो कई क्वेश्चन में फ्रेश फ्रूट का वेट गिवन होगा, कुछ क्वेश्चन में ड्राई फ्रूट का, वो थोड़ा सा चेंज जरूर होगा, बाकी कॉन्सेप्ट सेम है। तो आपको लैंग्वेज पढ़ के इजीली समझ आ जाएगा कि फ्रेश गिवन है या ड्राई। जौन सा भी वेट गिवन हो वहां पे वेट पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देना है पल्प के परसेंटेज से, ठीक है। तो एक वेट गिवन होगा, दूसरा वेट आपका आ जाएगा। क्लियर है? हिमांशु सही है आपका आंसर 16। बाकी लोग वाई टाइप करके बताएंगे भाई जल्दी से। जल्दी जल्दी, वाह भाई वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आ रहा है समझ में। चलो एक क्वेश्चन फिर करके दिखाओ मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं इसमें कुछ नहीं बताने वाला, पहले आप ट्राई करो फिर मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। जल्दी से क्वेश्चन को रीड करो, अच्छे से समझो, टाइम लो, करके दिखाओ। करो फटाफट से। करिए करिए, आराम से कर लो, कैलकुलेट कर लो, फिर चैट बॉक्स में टाइप कर देना आंसर। आदित्य बोल रहे 30, दिपिन बोल रहे हैं 30, आर्यन भी 30। बाकी लोग भी बताओ भाई, करो सॉल्व, कोई बात नहीं। हिमांशु 30, साहिल 30। बाकी लोग कर रहे हैं सॉल्व अभी। कैलकुलेशन मुश्किल हो गई क्या? 68 आ गया, माइनस नहीं हो रहा। चलो चेक करो ठीक किया या नहीं किया, ठीक है। कैलकुलेशन अपार्ट, प्रांजल का 30 है। देखो दिया हुआ है फ्रेश फ्रूट कंटेन 68% वाटर, तो भैया अगर 68% वाटर है तो बचेगा कितना? इसको 70 बना लो तो 30 रहना चाहिए, 32 आपका वो पल्प हो गया, ठीक है। 20% पानी रह जाता है बाद में, तो 80% आपका पल्प हो गया। तो मेरे ख्याल से फिर से मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, फ्रेश इक्वल्स टू ड्राई। हाउ मेनी केजी ऑफ ड्राई फ्रूट्स कैन बी मेड फ्रॉम 75 केजी ऑफ फ्रेश फ्रूट? तो ऑब्वियस सी बात है, फ्रेश फ्रूट का वेट गिवन है 75, 75 का 32 बराबर है ड्राई फ्रूट का, आप डब्ल्यू ले लो, इनटू में 80%, तो 80 हो गया, ठीक है। तो 8 10 8 4 टाइम्स, ठीक है। आई थिंक 5 पे कट जाएगा, 5 2 टाइम्स, ठीक है, 2 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, सो डब्ल्यू यहां से आ गया 30 केजी। तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन वैसे नहीं थी, आंसर आना चाहिए था भाई। जिनका नहीं आया चेक कर लो क्या गलती की है, ऐसे करके आपको सॉल्व करना था, कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो एक वेट आपको गिवन होगा, दूसरा वेट आपको निकालना होगा, सिंपल सी बात है। ध्यान बस आपको ये रखना, आपको वाटर नहीं लेना, आपको पल्प लेना है, ठीक है। क्योंकि पल्प का वेट सेम रहेगा, वाटर का वेट तो चेंज होगा, क्योंकि जो फ्रूट का वेट है वो डिपेंड करता है पल्प पे कांस्टेंट रहने पे, ठीक है। क्योंकि जो फ्रूट का वेट चेंज होता है वो होता है पानी की वजह से। अगर उसमें पानी ज्यादा होगा तो फ्रूट भारी होगा, पानी सूख जाएगा तो फ्रूट हल्का हो जाएगा। लेकिन जो उसका फाइबर पार्ट होता है, पल्प पार्ट होता है, वो हमेशा सेम रहता है, चाहे फ्रेश फ्रूट की बात करें चाहे ड्राई फ्रूट की बात करें। तो ये इसके पीछे की थोड़ी सी जनरल नॉलेज, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है तो वाई टाइप कर दें, और इसी के साथ जो है वो आपका परसेंटेज समाप्त हो गया है, ठीक है। मैंने परसेंटेज की आपको सारी टाइप्स कवर करवा दी हैं, ठीक है। थोड़ा टाइम लगा, बाकी टॉपिक्स में इतना टाइम नहीं लगेगा, मैक्सिमम 2 क्लासेस, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक तो एक ही क्लास में खत्म हो जाएंगे, बट मैक्स 2 क्लासेस, ठीक है। 2 क्लास ही आपकी सफिशिएंट रहेंगी हर टॉपिक के लिए, ज्यादा से ज्यादा। बस ये टॉपिक ऐसा है, थोड़ी इसमें वैरायटी ज्यादा है, इसलिए टाइम लग जाता है, ठीक है। सर एक डाउट है असाइनमेंट वाले क्वेश्चन से। हाँ जी पूछो। कौन से का? रेशो का? हाँ रेशो ही होगा, उसके अलावा तो असाइनमेंट दी नहीं। परसेंटेज वाली असाइनमेंट डाल दी सर ने? बहुत जल्दी डाल दी यार।
मैंने बोला था आज की क्लास के बाद डालना, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कर लेने दो, नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, बाकियों को भी कर लेने दो। फिर अगर अब मैं अभी बता दूंगा, हो सकता है किसी और को वो डाउट ना हो, ठीक है ना, एक बार बाकियों को भी मौका दो भाई, ठीक है। तो एक बार वो असाइनमेंट कर लेना परसेंटेज वाली, ठीक है, उसमें कुछ क्वेश्चन शायद आपसे नहीं होंगे, ठीक है, तो वो मैं डिस्कस कर लूंगा, कोई इशू नहीं है, अपनी तरफ से ट्राई करो, ठीक है, हो जाएंगे, जो नहीं होंगे वो मैं फिर डिस्कस कर लूंगा, ठीक है ना, एक बार मैं भी देख लूंगा, जहाँ तक मुझे याद है कि, ठीक है ना। हाँ थोड़े ही बचेंगे क्योंकि बाकी सारे रह जाएंगे। हाँ रेशियो में किसी को डाउट है तो पूछ लो यार, रेशियो वाले पूछ लो, क्योंकि उसको उस असाइनमेंट को दिए तो बहुत टाइम हो गया, ठीक है, तो वो एक बार आप मेरे से पूछ लो डाउट अगर किसी को है तो। रेशियो वाले की आंसर की सेंड नहीं उसमें की थी, चलो आंसर की मैं सेंड करवा दूंगा उसकी, ठीक है, सेंड की थी वैसे मैंने, शायद नहीं की थी, चलो एक बार चेक कर लूंगा, मैं नहीं करी होगी तो मैं सेंड करवा दूंगा, कोई बात नहीं, चेक कर लूंगा। डाउट किसका है भाई, पूछ लो, हसन पूछो भाई, क्या। क्वेश्चन में डाउट था रेशो वाले में। हाँ हाँ पूछो। ए प्लस बी प्लस सी की एज का जो रेशो है वो 90, सम जो है वो 93 ईयर्स है। एक मिनट रुको, मैं यहाँ लिख देता हूँ, बोलो, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 93। 93, ठीक है। यस सर। 10 हम्म years ago, हम्म 10 years ago their ratio was 2:3:4। 2 3 4 10 साल पहले। फाइंड द रेशो ऑफ वो फाइंड द एज ऑफ बी। बी की एज निकालना, देखो यार इसमें सिंपल है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था, होना चाहिए था, नहीं हुआ कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ, देखो सिंपल सी बात है, आपको रेशियो जो दे रखा है वो तो दे रखा है पिछले 10 साल पुराना, और जो तीनों की एज का टोटल दिया हुआ है वो दिया हुआ है आज का, यानी प्रेजेंट का, यानी 10 साल बाद का, ठीक है। यस सर। तो आपको इसमें करना क्या होगा, आपको इक्वेट करना है। अब इक्वेट करने के लिए सिंपल सी बात है, आपके पास तीनों की उम्र का सम है, लेकिन वो है प्रेजेंट का, लेकिन तीनों की उम्र दे रखी है एक तरह से, लेकिन वो दी हुई है 10 साल पहले की। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये सम है ना, इसको 10 साल पुराना बनाना पड़ेगा। तो 10 साल पुराना बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, आज से 10 साल पहले ए की उम्र 10 साल कम होगी, बी की उम्र भी 10 साल कम होगी, मुझे पास्ट में जाना है ना 10 साल, और सी की उम्र भी 10 साल कम होगी। तो आज से जब मैं 10 साल पीछे जाऊंगा, तो 10 साल मुझे ए का माइनस करना पड़ेगा, 10 साल मुझे बी का माइनस करना पड़ेगा, 10 साल मुझे सी का माइनस करना पड़ेगा। तो तीनों की जो टोटल एज होगी उसमें से टोटल कितना माइनस होगा, 30 माइनस होगा, 10 ए का, 10 बी का, 10 सी का, तो ये आ जाएगा 63। ये आ गया इसका सम, 2:3:4 का, ठीक है। यानी आज से 10 साल पहले इन तीनों की एज का सम हो जाएगा 63। अब सिर्फ 10 साल माइनस नहीं करना, इसमें आप गलती क्या करते हो, ठीक है, इसमें आप सिर्फ गलती ये करते हो कि सिर्फ 10 माइनस करते हो। आपको ध्यान रखना है सम पूछ रहा है वो, सम गिवन है, सम का मतलब तीनों की उम्र में से 10 10 साल माइनस होंगे तो 30 साल माइनस होंगे। तो आज से 10 साल पहले तीनों की उम्र का जो टोटल है वो 63 हो जाएगा। अब आप आगे रेशियो मेथड लगा के इसको सॉल्व कर सकते हो। 4 3 7 2 9, 9 की वैल्यू 63 हो गई, किसकी एज पूछी थी, बी की, 3 की निकाल लो, ठीक है, 3 की, लेकिन ये 10 साल पुरानी आएगी तो इसमें 10 ऐड करके फिर आंसर आएगा, ठीक है। 7 गुना हो गया तो 7 दिया 21, 21 साल का था ये आज से 10 साल पहले, तो आज कितने साल का होगा, 31 साल का, आंसर आ जाएगा ऐसे, ठीक। तो बस ये आपको ध्यान रखना, अगर 3 लोग हैं तो 10 10 माइनस होगा, ठीक है ना। अगर पास्ट में जाओगे, पास्ट से प्रेजेंट में आओगे तो प्लस होगा 10 10 10, ठीक है। A digit has increased this much percent gives 83, the actual digit is चौधरी। अच्छा ये भी देख लो भाई, ये टाइप के क्वेश्चन आपसे वैसे नहीं होंगे, मैंने थोड़ा इसको डिस्कस नहीं किया ज्यादा, जो इसने भेजा ना दिपिन ने, मैं इसको बता देता हूँ इसका कॉन्सेप्ट भी, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट ये देख लो भाई, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो, क्वेश्चन दिया हुआ है अ डिजिट हैज इंक्रीज्ड बाय, किसी नंबर को आपने 37.5% से इंक्रीज कर दिया, और इंक्रीज करने के बाद वो नंबर बन जाता है 33, ठीक है।
मतलब एक इस टाइप का क्वेश्चन है कि किसी नंबर में उसी का इतने परसेंट जोड़ने पे 33 बन रहा है, तो आपको एक्चुअल डिजिट बताना है। तो इसके लिए आपको पता क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो 37.5 का मतलब होता है 3/8। तो हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, हम एक्चुअल डिजिट को मान लेते हैं डिनोमिनेटर। मान लिया एक्चुअल नंबर था 8, 8 में आपने 3 इंक्रीज कर दिया, न्यूमरेटर इंक्रीज कर दिया। सो 8 में 3 इंक्रीज करने पे कितना बन जाएगा, 11। तो 11 की वैल्यू दे रखी है 33, एक की वैल्यू हो जाएगी 3। आपसे वो एक्चुअल नंबर पूछा था, एक्चुअल नंबर कितना है 8, तो 8 की वैल्यू हो जाएगी 24। तो वो एक्चुअल नंबर था 24। ठीक है, ये कहानी है इसकी बस। ठीक है, क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए ऊपर वाली वैल्यू आपकी परसेंटेज वैल्यू होती है, नीचे वाली वैल्यू एक्चुअल वैल्यू। तो बोल रहा है कि किसी डिजिट में इतना परसेंट इंक्रीज करने पे 33 बन गया, तो इतना परसेंट मतलब 3/8। मान लो पुराना डिजिट 8 था, 8 में 3 बढ़ा दिया आपने, 3 बढ़ाने के बाद वो 11 बन गया। अब हमारे अकॉर्डिंग वो 11 बन रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो कितना है 33। तो 11 अगर 33 है तो 1 हो गया 3, 3 गुना हो गया। तो जिसे आप 8 समझ रहे हो वो 8 नहीं है, वो 24 है, वो भी 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो ये भी एक्स मेथड से नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो आपको इसके लिए यही फ्रैक्शन मेथड पता होना चाहिए, नहीं तो इस टाइप के क्वेश्चन एक्स से नहीं कर पाओगे। हाँ 20% होता तो वो आप एक्स मान के भी कर सकते थे, एक्स प्लस 20% ऑफ एक्स, ठीक है ना, इज इक्वल टू 33, वो हो जाता। लेकिन जो ये ऐसे मिक्स्ड फ्रैक्शन वाले हैं, इनका अगर आपको फ्रैक्शन फॉर्म नहीं पता होगा तो ये बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं कैलकुलेट करने। ठीक है, ठीक है भाई, और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं है तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। हाँ जी प्रांजल जी बोलिए। सर प्रॉब्लम ऑन एजेस है सर एक। बोलो। सर 10 years ago the ratio of the ages of father and son was 3:1. एक मिनट, 10 साल पहले, पास्ट में Yes, फादर और सन का क्या था, 3:1. 3:1, ठीक है। After 10 years, the ratio will become हाँ 5:3. सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने कल भी बताया था, चलो कोई नहीं। फ्यूचर में कितनी हो गई, 5:3. 5:3, ठीक है। Find the sum of ages after 5 years. हाँ ये कल भी मैंने बताया था, इसी टाइप का क्वेश्चन था वैसे, चलो दोबारा बता देता हूँ। देखो उसमें तो हमें डिफरेंस इक्वल करना था, इसमें डिफरेंस ऑलरेडी इक्वल दिया हुआ है। 3 और 5 का डिफरेंस हो गया 2, 1 और 3 का हो गया 2, डिफरेंस ऑलरेडी इक्वल है। ठीक है, ऑलरेडी इक्वल है तो पास्ट और फ्यूचर में कितना डिफरेंस है, 10 + 10 20। तो 2 की वैल्यू 20 दे रखी है, 1 की 10 हो गई। तो पास्ट एज निकाल लो इसकी, इसकी पास्ट एज हो गई 30 और इसकी हो गई 10। ठीक है, ये पास्ट एज है, तो प्रेजेंट एज निकालने के लिए कितना ऐड करेंगे इसमें, 10। तो प्रेजेंट एज हो जाएगी फादर की 40 और सन की हो जाएगी 20, ये आ गई प्रेजेंट एज। अब बताओ क्या निकालने को बोला है उसने, Sir, find the sum of ages after 5 years. 5 साल बाद निकालना है। तो बच्चे 5 साल इसमें और जोड़ दो, आज से 5 साल बाद फादर हो जाएगा 45 साल का, बेटा हो जाएगा 25 साल का, दोनों का सम सर निकाल। सर ये बताइए सर 2 की वैल्यू 20 कैसे हो गई? देखो बेटा ये प्रेजेंट है बीच में, पास्ट 10 साल ओके पीछे था, फ्यूचर 10 साल बाद आएगा। पास्ट और फ्यूचर में डिफरेंस कितना है, 20 का, क्योंकि जो आपके पास रेशियो है वो पास्ट और फ्यूचर का है, प्रेजेंट का नहीं है। ओके सर। ठीक है, चलिए और कोई डाउट, नहीं है। चलिए फिर ठीक है भाई, परसेंटेज को अच्छे से ट्राई करो। और उसके बाद फिर मैं अब शायद एक टॉपिक अपना रीजनिंग का उठा लूंगा बीच में, ठीक है, ताकि मीनवाइल आप इसको थोड़ा सा अच्छे से ट्राई कर लो जिन्होंने नहीं भी किया है। ठीक है, तो अगली क्लास में जो टॉपिक है रीजनिंग के उठा लेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो कल मिलते हैं बाकी। ठीक है भाई, चलिए ओके, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर। ओके।